ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टाइम कम है, आज से 10 मिनट का टाइम और कम कर दिया गया है। मीन्स आई हैव ओनली 50 मिनट्स। इसलिए सभी लोग बहुत अच्छे से और बहुत गौर से केवल सुनिएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अच्छे से लिख के भेज दीजिएगा मुझे, ठीक है ना। हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट टर्न पर हमने स्टार्ट किया था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की एक सिंपली रिएक्शन लिख दी थी। अच्छा, उससे पहले कुछ बच्चों को वो जो कंट्रैक्शन वाला कंसेप्ट था वो समझ में नहीं आया था। कुछ बच्चों ने कहा था कि वो कंट्रैक्शन वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो 1 मिनट के लिए मैं उसको रिकैप करता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। लास्ट टर्न पे हमने देखिए क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसा कुछ, ऐसा कुछ बच्चों ने मुझसे बोला भी था ऐसा। एक CH3 यहां लगा था, इस तरीके से यहां था, एक CH3 यहां लगा हुआ था, एक CH3 यहां लगा हुआ था, और एक OH यहां लगा हुआ था, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि जब H+ इस पे अटैक करेगा, H+ जब इस पे अटैक करेगा तो डेफिनेटली H+ इस पे अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, और ये बेटर लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये बता दिया था हमने। तो उस कंडीशन पर यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से मिथाइल ऊपर शिफ्ट होगा। ध्यान रखिएगा, हमने कहा था कि एंटी ग्रुप हमेशा माइग्रेट होगा। अच्छा, कुछ बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे एंटी ग्रुप क्या होता है। तो एंटी ग्रुप का मतलब ये होता है, ये बात मैंने पहले भी लेक्चर्स में आपको डिफाइन की है, कि अगर मान लिया यहाँ OH है और यहाँ CH3 है, तो आपको क्या करना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ खींचनी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ खींचनी है। तो ये OH ऊपर है, CH3 नीचे है, तो OH और CH3 आपस में एंटी है। लेकिन अगर ये जो ये वाला CH3 लगा हुआ, ये वाला इसके रेस्पेक्ट में सिन है, मतलब ये वाला इसके रेस्पेक्ट में सिस है, जबकि ये वाला इसके रेस्पेक्ट में ट्रांस है, एंटी है। ये बात ऑलरेडी हमने आपको बता रखी है, ठीक है ना। तो हमेशा क्या होगा कि जो एंटी वाला ग्रुप होगा वही माइग्रेट करेगा, अगर वो नहीं है तो वहां पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये मैंने लास्ट वन पे आपको बताया था। तो यहां पर क्या था कि ये प्लस चार्ज जब यहां आएगा तो यहां से ये वाला CH3 मूव करेगा कि ये वाला CH3 मूव करेगा, तो ऑफकोर्स ये वाला CH3 मूव करेगा, क्योंकि OH के रेस्पेक्ट में ये वाला एंटी ग्रुप था, तो ये वाला माइग्रेट करेगा। तो ये वाला माइग्रेट करने में क्या हुआ कि ये वाला प्लस चार्ज नीचे आ जाएगा, और ये वाला CH3 यहां रहेगा, और ये वाला जो CH3 था वो यहां हमने लगाया नहीं था, कल हमने समझा दिया था, हमने यहां से यहां भेजा नहीं था। तो इतने तो समझदार हो ही गए हो आप लोग, है ना, कि ये वाला जो CH3 ऊपर जाएगा तो यहां CH3 रहेगा। क्लियर हो रहा है। तो ये केवल और केवल कंसेप्ट है एंटी ग्रुप के माइग्रेशन का, और इसके ध्यान रखिएगा, अभी आप बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए। नाउ इट इज अल्कोहल, ये एक अल्कोहल है, और अल्कोहल का चैप्टर अभी आने वाला है, और इस अल्कोहल के चैप्टर में हम बहुत सारे अल्कोहल के OH क्वेश्चन, एक कार्बन पे एक OH होगा, 2 अलग अलग एडजेसेंट विस डाइऑल होंगे, ट्रेस होंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि अभी हमारा यहाँ मेन मोटो है एल्कीन बनाने का, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन अल्कोहल का, सिंगल मोनोहाइड्रोक्सी कंपाउंड का, अगर हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्कीन, क्योंकि अगर हम इधर बहुत अल्कोहल में आ जाएंगे ना तो फिर हम पथ से भटक जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे से हाईली इंटररिलेटेड है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि अगर कोई चीज नहीं भी आ रही है आपको तो आगे कई बार रिवीजन हो जाएगा, बस कंसेप्चुअल अप्रोच को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हम आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा जो टर्म था, हेडिंग डालें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये हमने लास्ट में हेडिंग डाल भी दी थी, और इस पर एक रिएक्शन लिख भी दी थी, वो वापस फिर से लिख देता हूं मैं, जरा देखिए। इस तरीके से यहां पर लगा हुआ है X, और यहां पर एक ग्रुप लगा हुआ है, और इसकी रिएक्शन किससे करवाई गई, इसकी रिएक्शन करवाई गई अल्कोहलिक KOH से, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा अल्कोहलिक KOH से, X यहां से निकलेगा, तो ऑफ कोर्स यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो X एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां से निकल रहा है, X एज इलेक्ट्रोफाइल यहां से निकल रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दीज कार्बन एटम्स। तो इस कार्बन की एक वैलेंसी ब्लैंक हुई, इस कार्बन की एक वैलेंसी ब्लैंक हुई, ये वाली, तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, C डबल बॉन्ड C, कुछ ऐसा। सिंपलेस्ट रिएक्शन, 10th स्टैंडर्ड की रिएक्शन, बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड की, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। अल्कोहलिक KOH मतलब क्या है, इट इज व्हाट, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए ये सिंपली एलिमिनेशन रिएक्शन, यहां लिख देता हूं, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, क्या बता सकते हो एलिमिनेशन में कौन सी एलिमिनेशन है, ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखी है, इट इज एलिमिनेशन E2 रिएक्शन। याद आ रहा है सभी को, E1 पढ़ी है आपने, E2 पढ़ी है आपने, मैंने आपसे कहा था आप रिवीजन भी कर लीजिए E1 और E2 का जाके।
और E1 E2 से पहले SN1 SN2 का रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। तो नाउ दिस रिएक्शन इज व्हाट, E2 रिएक्शन, इसको हम E2 रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब जरा एक बात समझना है, यहाँ पे E2 रिएक्शन तो हो रही है, कैसे पता कैसे चला कि मुझे ये E2 रिएक्शन है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि E2 रिएक्शन में यहां पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा जरा, स्ट्रॉन्ग बेस, अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज होता है किसी भी अल्काइल हैलाइड में तो रिएक्शन गोज टू बाइमोलिकुलर रिएक्शन, E2 रिएक्शन होती है। कैसे? अल्कोहलिक KOH है हमारे पास, ध्यान रखिएगा जरा, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, ये हमारे पास टर्म्स होते हैं। सोडामाइड NaNH2, ये हमारे पास सारी की सारी चीजें हैं। CH3ONA इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH, या ETO माइनस इन प्रेजेंस ऑफ ETOH एक्सेट्रा, ये हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग बेस हैं। आपको अच्छे से पता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिसिटी इज बेसिकली thermodynamic aspect, it abstract the hydrogen, but nucleophile is what? Nucleophile will attack the most electron deficient species, और ना केवल अटैक करता है बट इट फॉर्म ए बॉन्ड एज ए काइनेटिकली कंट्रोल्ड, ठीक है ना। आप चाहो तो इस बात को नोट करके लिखो इसके नीचे कि जो बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी इज अ थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। नोट डाउन, बेसिसिटी is thermodynamically controlled. Basicity is thermodynamically controlled and it abstracts the hydrogen. It abstracts the hydrogen. While nucleophilicity or nucleophiles attacks at electron deficient atom and form a bond. तो यहां पर क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि ये वाला जब भी कोई अल्काइल हैलाइड है और अल्कोहलिक एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा कि ये अटैक एलिमिनेशन होगा, और यहां पर क्या बनेगा प्रोडक्ट साथ में, प्लस हमने बताया था HX के साथ KOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो KX निकल जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा। देखिए ये सिचुएशन होती है। क्लियर। यहां पर जरा इसकी मैकेनिज्म देखेंगे हम, देखो क्या मैकेनिज्म होती है इसकी मैकेनिज्म अच्छे से समझना। यहां पर क्या होता है, C, सिंगल बॉन्ड C, यहां लगा हुआ है X, यहां लगा हुआ है H एंड सो ऑन, कुछ ऐसा जरा देखना है। OH माइनस जब अटैक करता है, अल्कोहलिक KOH जब यहां अटैक करता है तो इट एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला बॉन्ड टूटने लगता है, ये वाला बॉन्ड यहां से टूटने लगता है और यहां पर एक बॉन्ड फॉर्म करने लगता है। तो काम करते हैं इसको अलग बनाते हैं ना, यहां ना बना के आप अलग बनाइए यहां, ठीक है ना। C, यहां पर C, ये वाला X लगा है, ये वाला H लगा है, यहां पर ये ग्रुप्स एटॉम्स ऐसे लगे रहेंगे। ये वाला बॉन्ड यहां से ये ब्रेक होने लगेगा, ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड यहां से बनने लगेगा, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होने लगेगा। नाउ इट इज व्हाट, इट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, आपने पढ़ा है जैसे SN2 में होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन का निकलना, ये वाला हेलोजन का निकलना, दोनों एक साथ होते हैं एंड इट फॉर्म C डबल बॉन्ड C लाइक दिस। एक ट्रांजिशन स्टेट के साथ ये वाला एक साथ निकलता है। और ध्यान रखना है आपको एक खास बात, कौन सी, वो पॉइंट वाइज लिखेंगे, हम सारी बातें पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है ना। नोट करो जरा इस स्ट्रक्चर को और पॉइंट वाइज हम सारी बातें लिखेंगे। कौन कौन सी बातें लिखेंगे, हम सारी की सारी E2 से रिलेटेड बातें लिखेंगे, ठीक है ना। E2 से रिलेटेड बातें कौन कौन सी लिखेंगे। पॉइंट नंबर वन कि जो X निकलेगा और जो H निकलेगा वो हमेशा एंटी पेरिफॉर्म होगा, एंटी पेरिफॉर्म समझते हो, मतलब एंटी एलिमिनेशन होगा। इस बात को साफ अभी मैं बहुत अच्छे से इस बात को एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा आपको पूरे अच्छे से। आज ये हमें हेलोजिनेशन जो है, डीहेलोजिनेशन अच्छे से समझना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन को। एंटी पेरिफॉर्म होगा। एंटी पेरिफॉर्म का मतलब ये होता है कि X जिस प्लेन से निकलेगा H उसके अपोजिट प्लेन से निकलेगा। ये बात भी आप अल्काइल हैलाइड में समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, E2 एलिमिनेशन में हमने क्या कहा, यहां पर कौन सा बेस यूज किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस यूज किए जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेसेस आर यूज्ड। कौन कौन से
अभी हमने आपको बहुत सारे बता दिए हैं, वो सारे यूज किए जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस यूज किए जाएंगे। यहाँ पे वीक बेस यूज नहीं किया जाएगा। वीक बेस क्या होता है, E1 में यूज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग में इतनी पावर होती है कि दोनों के एक साथ निकाल दे, दोनों के एक साथ। E1 में जानते हो क्या होता है, E1 में बेचारा वीक होता है। वीक क्या होता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जाके अटैक नहीं कर सकता। पहले X निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर हाइड्रोजन निकलेगा। ये आप धीरे धीरे करके इसको याद रखो। E1 में क्या होता है, वीक होता है, तो वीक क्या करेगा बेचारा, वीक वेट ही करेगा। जैसे SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल, SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो वीक क्या करता है, वीक वेट करेगा बैठ के कि भाई जो होना है पहले हो जाए, जो बचेगा आखिरी में जाके हम ले लेंगे। तो इतना वीक है कि X के बॉन्ड को ये तोड़ ही नहीं सकता है, तो पहले X को निकलने देगा, और जब X निकल जाएगा, जब निकलेगा तो ऑफकोर्स वो कार्बोकैटायन बनेगा। जब कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, और उसके बाद फिर H निकलेगा, और वो जो है OH फिर ले लेगा H को। कोई बात नहीं, जो बचा कुछ ले लेगा। लेकिन अगर स्ट्रांग होगा तो सीधे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद दोनों के एक साथ निकाल देगा। अटैक करेगा, ये जैसे इसमें तोड़ेगा, ये X को बाहर निकालेगा, एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ सारे काम होंगे, ठीक है ना। और न्यूक्लियोफाइल में भी स्ट्रांग होगा तो पहले बैक साइड से अटैक करेगा और X को बाहर निकाल देगा, और वीक होगा तो पहले भाई वेट करेगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, जब भाई पहले स्ट्रांग है तो अटैक करता है, यानी कि X पहले नहीं निकलेगा। आपको लिखना है क्या, H एंड X both will be removed simultaneously, both will be removed, both will be removed simultaneously, both will be removed simultaneously, ठीक है ना। दोनों के दोनों एक साथ निकलेंगे, एंड फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट। यहां पे और एंड फॉर्म, TS लिख देता हूं, है ना, समझ जाओगे ना। एंड फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट, बोथ विल बी रिमूव्ड साइमल्टेनियसली एंड फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट, और एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अच्छा, कहीं कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, नो कार्बोकैटायन, नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। कहीं कोई कार्बोकैटायन नहीं बनने वाला। भाई कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। हमें एल्कीन चाहिए, एल्कीन बना हुआ है, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली लेस स्टेबल एज कंपेयर टू कार्बोकैटायन। यहां पर एक बात और, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल, सॉरी कौन सा, ट्रांजिशन। अच्छा, उसी के अगले पॉइंट में लिखो कि ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड which is less stable than carbocation, which is less stable than कार्बोकैटायन, जो कि कार्बोकैटायन से बहुत कम स्टेबल होती है, कार्बोकैटायन से बहुत कम स्टेबल होती है, लेस स्टेबल देन कार्बोकैटायन। क्लियर है। जो कि कार्बोकैटायन से बहुत कम स्टेबल होती है। अब कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो कहीं कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नो रीअरेंजमेंट, कहीं कोई रीअरेंजमेंट होने वाला नहीं है। तो E2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, बताओ जरा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर क्या होना चाहिए। ये होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। E2 है, SN2 की तरह होता तो है, लेकिन वहां पर SN2 में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है। यहां 3 to 1 नहीं होता। E1 में भी 3 to 1 होता है, E1 में भी 3 to 1 होता है, SN1 में भी 3 to 1 होता है। केवल SN2 में 1 to 3 होता है, ठीक है ना। होपफुली ये बात आप सब जानते हो, ये ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो आप एल्काइल हैलाइड में। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, क्योंकि क्या करते हैं हम इसमें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखते हैं। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। आप बस केवल अभी नोट कर लीजिए, एक एक बातों को मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सब समझ में आएगा अभी आगे के एग्जाम्पल्स में। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है, ये रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स होते हैं कि इस तरीके से इनकी रिएक्टिविटी जो है काम करती है। 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा E2 देगा, फिर 2 डिग्री वाला देगा और फिर 1 डिग्री वाला देगा। बात समझ पा रहे हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है।
स्टीरियो स्पेसिफिक एंटी एलिमिनेशन। पूरी बात लिख देता हूं, अभी समझाऊंगा क्या होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ये स्टीरियो स्पेसिफिक एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। अभी स्टीरियो एस्पेक्ट भी हम पूरा बात करेंगे इसका, कि स्टीरियो से रिलेटेड कहां कहां कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक, 3 वर्ड्स जनरली आपने सुने होंगे, एक रीजियो सेलेक्टिव, एक स्टीरियो सेलेक्टिव, एक स्टीरियो स्पेसिफिक। इन तीनों बातों को अभी हम बात करेंगे यहां पर कैसे काम करते हैं। ये स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। एंटी एलिमिनेशन या एंटी एलिमिनेशन या एंटी एलिमिनेशन जैसे समझ लो होता है। क्लियर है? ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि हमें इस रिएक्शन को टारगेट करना है, ये वाले रिएक्शन को, ये वाले रिएक्शन को, ठीक है ना। इस रिएक्शन में देखो एल्कीन जो है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, इसी को हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है ना। हालांकि एल्काइल हैलाइड में सब कुछ पढ़ाया जा चुका होता है, तो बस बहुत फास्ट हम लोग ले लेते हैं, लेकिन अभी क्या है कि आप लोग हालांकि पढ़ भी चुके हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा सिंपल प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय डीहाइड्रोहेलोजनेशन। बस ध्यान क्या रखना है आपको कि दोनों एक साथ निकलेंगे, अलग अलग नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। इसको रब कर देता हूं मैं, जरा देखिए। जैसे मान लिया अगर हमने क्वेश्चन दिया, यहां लिखा हुआ है CH3 CH2 CH और CH3, लगा दिया मैंने Cl और रिएक्शन करवाई अल्कोहलिक KOH से। ध्यान रखिएगा जरा, अल्कोहलिक KOH हमें पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है का मतलब E2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, खास एक बात आपको अच्छे से समझ लो, चाहे E1 रिएक्शन हो चाहे E2 रिएक्शन हो। E1 डिहाइड्रेशन था जो इससे पहले पढ़ाया था, E2 डिहाइड्रोहेलोजनेशन है। इन दोनों में हमें सबसे पहले क्या प्रोडक्ट किस पर बेस बनाना चाहिए? प्रोडक्ट जो बनाना चाहिए वो बनाना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पर एप्लीकेबल होंगी दोनों बातें, ये बहुत अच्छे से समझनी है आपको। कभी भी प्रोडक्ट वही स्टेबल होगा, प्रोडक्ट वही मेजर होगा जिसकी स्टेबिलिटी एल्कीन की ज्यादा होगी। और एल्कीन की स्टेबिलिटी हमने आपको अभी बताया था लास्ट टू लास्ट टर्न पे कि एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हो, जरा बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन जिसका जितना ज्यादा है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, और उस सिचुएशन में वो सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। तो यहां पर देखो, यहां पर अल्कोहलिक KOH है तो Cl यहां से निकलेगा, हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है, हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है। बात समझ पा रहे हो? अगर यहां से हाइड्रोजन निकला तो यहां से हाइड्रोजन निकला तो डबल बॉन्ड ये बन जाएगा, और अगर यहां से हाइड्रोजन निकला तो डबल बॉन्ड ये बन जाएगा। ऊपर वाले में 6 हाइपर कंजुगेशन, नीचे वाले में 2 हाइपर कंजुगेशन, तो ऑफकोर्स ये वाला मेजर बनेगा ऊपर वाला, और नीचे वाला माइनर बनेगा। और यही तो सर्जेफ रूल भी होता है कि अल्फा से क्लोरीन निकलेगा और उस बीटा से हाइड्रोजन, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जहां मिनिमम होंगे। यही मैंने डिहाइड्रेशन में भी बताया था। तो ये वाला कौन सा प्रोडक्ट है? सर्जेफ प्रोडक्ट, इसको कहते हैं सर्जेफ प्रोडक्ट। और इसका वाइस वर्सा आगे बात करेंगे, इसको हम हॉफमैन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। हॉफमैन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ये वाला जो माइनर है ये हॉफमैन, कभी कभी हॉफमैन भी मेजर होता है, उसकी कंडीशंस कुछ आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला है सर्जेफ प्रोडक्ट, ये वाला है हॉफमैन प्रोडक्ट। आप लिख लेना सर्जेफ प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। रिएक्शन E2, ठीक है ना। तो अब मुझे ये बताओ कि जो E2 रिएक्शन है, तो जो रेट इस रिएक्शन का होगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एल्काइल हैलाइड एज वेल एज बेस। क्या समझ पा रहे हो कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड एज वेल एज बेस, यानी एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन कम ज्यादा करोगे प्रोडक्ट के रेट पर फर्क पड़ेगा, बेस की कंसंट्रेशन पे कम ज्यादा करोगे उस पर फर्क पड़ेगा। तो नेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इज 2। समझ पा रहे हो? E1 रिएक्शन का कितना ऑर्डर होता है? 1। अच्छा 1 लिखा है ना। E2 रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है? 2। E1CB रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है? 2। ठीक है ना, यूनिमोलिकुलर होती है लेकिन वो 2 होती है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें, अच्छा E1CB भी हम आगे बात करेंगे अभी यहां पे, लेकिन आप इतना समझ लें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना है? 2, ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन में। अच्छा जरा समझिएगा, यहां पे नोट रब कर रहा हूं इसको।
हमें एक बात समझनी है जरा, एक इंपॉर्टेंट बात। देखो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई हमको कि जैसे मान लिया अगर मैंने आपसे कहा कि लिखा है CH3 CH2 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 और Cl, ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन करवा दी अल्कोहलिक की वजह से। तो ध्यान से देखिएगा, अल्कोहलिक की वजह से जरा बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनेगा। 10 सेकंड आपके पास, फास्ट थोड़ा बनाइए, क्या बनेगा प्रोडक्ट। क्या बनना चाहिए बेटा प्रोडक्ट। Cl यहां से निकलेगा है ना, और हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। बस समझ पा रहे हो। तो क्या बन जाएगा 1 2 3 4 और ये लाइक दिस, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आप ये मत सोचना Cl यहां से निकलेगा, प्लस चार्ज यहां से यहां शिफ्ट होगा, फिर यहां से यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। भाई कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है ना, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही बीटा कार्बन है, ठीक है ना। तो यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा नहीं, रिअरेंजमेंट होगा ही नहीं, तो हमारे पास ब्यूटीन ये बनेगा। समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से हमें जो है एलिमिनेशन रिएक्शंस में बनाना होता है, और वही उसका मेजर प्रोडक्ट होगा। वही क्या, यही बनेगा ही, दूसरा बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में हमें क्या करना है, यहां पर जो स्ट्रॉन्ग बेस मैंने लिखाए हैं वो अगर स्ट्रॉन्ग बेस कहीं है और सामने वाला कोई अल्काइल हैलाइड है तो कोई रीअरेंजमेंट मत कराइएगा, Cl निकालिएगा, और हाइड्रोजन अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो वहां से निकालिएगा जहां पर डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। अब जरा देख लो, जरा मैं एक एक करके सारी बातों को क्लियर करता हूं। जैसे मान लिया अगर मैं R पार्ट की बात करता हूं, R पार्ट, अब वेरिएशन देखिएगा कहां कहां कर सकते हैं हम। R पार्ट का मतलब यह है कि अल्काइल हैलाइड, जैसे मान लिया मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है CH3 और CH3 और ये CH3, और यहां लिखा है Cl, और यहां लिखा हुआ है CH3 और ये CH3 और यहां लिखा है Cl। अब ये A है और ये B है, ठीक है ना। मतलब A और B में इसकी अगर रिएक्शन करवाओगे अल्कोहलिक की वजह से और इसकी रिएक्शन करवाओगे अल्कोहलिक की वजह से, तो ऑफ कोर्स ये जब Cl यहां से निकलेगा तो हाइड्रोजन चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो तो आंसर आ जाएगा ये, और यहां से Cl चाहे यहां से कहीं से भी निकाल लो तो इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसमें कितना हाइपर कंजुगेशन है 6, इसमें कितना हाइपर कंजुगेशन है 3, ये 3 हाइपर कंजुगेशन है, ये 6 हाइपर कंजुगेशन है। समझ पा रहे हो ना। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड टर्शियरी। अच्छा एक बात और, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 3 डिग्री है, ठीक है ना, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहां पर हम SN2 को ही फेवर करेंगे। हालांकि ये E2 को फेवर करेंगे, ये E1 को फेवर करता है, ये E2 को फेवर करता है, लेकिन फाइनली प्रोडक्ट एलिमिनेशन का ही बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहां पर E2 को ही हम फेवरेबल कंडीशन में रखेंगे। तो अब मुझे ये बताओ कि इसका रेट फास्ट होगा कि इसका रेट फास्ट होगा। तो रेट ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू एल्काइल पार्ट में हमें क्या देखना होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किसकी ज्यादा है। जिसकी एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका रेट फास्ट होगा, दैट इज E2 रिएक्शन। आप डिग्री के अकॉर्डिंगली तो ठीक है, समझ सकते हो 3 डिग्री है ये 2 डिग्री है तो 3 डिग्री वाला ज्यादा बनाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका रेट ज्यादा होगा, इसका रेट कम होगा, इसीलिए कहा जाता है कि 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री ये ऑर्डर रहता है, ठीक है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से हम चेक नहीं कर पाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। उसका एग्जांपल देखो तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मान लिया हमने आपसे कहा, जैसे क्वेश्चन में ये कहा हमने, बहुत अच्छे से समझना जरा इस क्वेश्चन को। हमने कहा कि जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ CH3 और यहाँ लगा है Cl, ठीक है ना, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्या CH3 और यहाँ लिखा है Cl। अब ये A है ये B है, नीचे वाला नोट करो जरा, है ना, नीचे वाला नोट करो, ऊपर वाले क्वेश्चन को देखो जरा। हम केवल R पार्ट पे बात कर रहे हैं, केवल R पार्ट पे कि किसका E2 रिएक्शन तो बना लोगे। एल्कीन तो हमने बना लिया, हमें पता है कि Cl यहां से निकलेगा। देखो इसमें क्या होगा, इसका Cl यहां से निकलेगा। देखना जरा सिचुएशन क्या है, ये CH3 लगा हुआ है, अब Cl यहां से निकला तो H कहां से निकलेगा। H हमारे पास निकलने के कितने कंडीशन है, एक ऊपर से निकल सकता है, एक यहां से निकल सकता है, एक यहां से निकल सकता है, लेकिन कहां से निकलेगा, यहां से या यहां से निकाल। तो इन दोनों में से कहीं से निकालोगे तो हाइपर कंजुगेशन कितने बन जाएंगे, 2 2 4 3 7, तो 7 हाइपर कंजुगेशन बनेंगे। और अगर ऊपर से निकाला तुमने तो 4 ही हाइपर कंजुगेशन बनेंगे। तो ये वाला मेजर होगा, ऊपर वाला माइनर होगा। तो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन ही बनना चाहिए, बन गया। इसमें निकालो जरा, देखो ये वाला CH3 बना रहेगा। अब हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी निकल सकता है, लेकिन यहां से निकलेगा क्योंकि यहां से जब निकलेगा तो डबल बॉन्ड जब यहां बनेगा तो हाइपर कंजुगेशन 2 2 4 3 7 7 हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा।
तो डबल बॉन्ड यहां पर भी वैसे ही बन रहा है, डबल बॉन्ड यहां पर भी बन रहा है। तो यानी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से हम रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं डिफाइन कर सकते। रेट ऑफ द रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से, देखिए पहली कंडीशन यही है, आप ये बात ढंग से समझ लो, मैं लिख देता हूं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ही रहेगी, पहले यही देखोगे। और अगर ये फेल हो जाए, अगर ये फेल हो जाए तो जरा मुझे बताओ फिर क्या देखोगे? अगर ये फेल हो जाता है तो ये E2 रिएक्शन फास्ट देगा, अल्कोहलिक KOH, ये अल्कोहलिक KOH, ये वाली रिएक्शन फास्ट होगी या ये वाली रिएक्शन फास्ट होगी। तो E2 रिएक्शन में क्या देखते हैं? E2 रिएक्शन में देखना होगा कि Cl निकलेगा, बिल्कुल यहां से निकल जाएगा, Cl निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा यहां से। कार्बोकैटायन बनता नहीं है, तो कार्बोकैटायन बनता नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज देखेंगे ही नहीं। H निकालो, H देखो यहां से निकलना आसान है कि H यहां से निकलना आसान है? यहां से अगर H निकलेगा, अगर यहां से, भाई इसमें से H यहां से निकला है ना, तो H यहां से निकलेगा इस वाले कार्बन से, और इसमें H कहां से निकला? यहां से H निकला है, तो इस वाले कार्बन से H निकलना, तो यहां से H निकलना ज्यादा आसान है कि यहां से H ज्यादा निकलना आसान है? आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये वाला यहां पर देखो, यहां पर अगर वैसे चेक नहीं जाता है, कार्बोकैटायन कार्बोनायन नहीं देखा जाता, लेकिन अगर इसको तरीके से अगर आप समझें तो अगर H प्लस निकलेगा तो यहां माइनस ही चार्ज तो जनरेट होगा, यहां H प्लस निकलेगा तो यहां माइनस ही चार्ज तो जनरेट होगा। तो ये माइनस जो होगा, ये तीनों के तीनों ग्रुप उसको अनस्टेबलाइज कर रहे होंगे एज कंपेयर टू इस कंडीशन के, ठीक है ना? तो H जैसे ही निकलेगा तो यहां माइनस चार्ज एज कंपेयर टू इससे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो इसलिए इसमें Cl के साथ H का निकलना ज्यादा फास्ट है, ज्यादा प्रेफरेबल कंडीशन है, इसलिए इसका E2 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके, ठीक है ना? एक बार फिर से सुनो, फिर से सुनिए एक बार। Cl यहां से निकलेगा, Cl यहां से निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, Cl यहां से निकल गया, Cl यहां से निकल गया, स्टेबिलिटी दोनों की कंडीशन में बराबर हो चुकी है, दोनों कंडीशन में बराबर हो चुकी है, मुझे पता ही नहीं चला, पहले यही देखोगे। दूसरा, जब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ना हो तब आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन चेक करोगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कैसे चेक किया जाएगा? उसकी एसिडिक नेचर, जितना अच्छा एसिडिक नेचर होगा उतनी जल्दी निकल जाएगा और उतनी जल्दी फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन, डीप्रोटीनेशन जिसको कहते हैं हम, डीप्रोटीनेशन, डीप्रोटीनेशन का मतलब सीधा सा ये है कि हाइड्रोजन निकाल दो और माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी चेक कर लो, ये ट्रिक के थ्रू आप काम कर पाओगे, ठीक है ना? तो यहां पर बिल्कुल सेम सिचुएशन में Cl हटाएगा, Cl हटेगा, हाइड्रोजन देखा जाएगा कि हाइड्रोजन यहां से हटेगा तो 2 डिग्री एनायन बनेगा, हाइड्रोजन यहां से हटेगा तो 3 डिग्री एनायन बनेगा। 2 डिग्री एनायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसका E2 ज्यादा होगा। अच्छा, E1 अगर पूछ लिया जाता तो आपको कुछ सोचना ही नहीं था, E1 में डायरेक्टली Cl हटाओ कार्बोकैटायन, Cl हटाओ कार्बोकैटायन, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री इसी का E1 ज्यादा होता, तो E1 भी इसी का ज्यादा होता, E2 भी इसी का ज्यादा होता, दोनों सिचुएशन में। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल E2 रिएक्शन की। अल्कोहलिक KOH यूज किया गया है, मतलब अच्छा बेस है, तो अच्छा बेस में Cl और H दोनों एक साथ निकलेंगे और डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है ना? अब जरा देखो, इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए जरा सोच देखिएगा, यहां लगा दिया Cl, यहां लगा दिया ऑक्सीजन, यहां लगा दिया Cl, A और B, जरा देखो इन दोनों को, A और B, इन दोनों में E2 रिएक्शन बतानी है, किसका E2 ज्यादा होगा, थोड़ा फास्ट। विच कंपाउंड हैज फास्टर रेट टुवर्ड्स E2, E2 रिएक्शन किसमें फास्ट होगी? तो हमें क्या देखना होगा? सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है ना? तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, Cl यहां से निकलेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखो इस वाले कंपाउंड को लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है ना? इधर लिख रहा हूं, इस वाले कंपाउंड को ऐसे लिखो, डबल बॉन्ड, और नीचे वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड यहां आएगा, डबल बॉन्ड यहां आएगा, कौन ज्यादा स्टेबल है? ऑफ कोर्स ये वाला ज्यादा स्टेबल है, जानते हो क्यों? 4 सिंगल डबल रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए कौन सा? ये वाला, ये था ना, इसलिए इसका E2 फास्ट होगा, यानी कि A और B में A फास्ट होगा E2 के रेस्पेक्ट में, A ज्यादा होगा E2 के रेस्पेक्ट में, क्लियर है? अच्छा, एक बात और समझ लो, अगर मैं आपसे E1 पूछ लेता जरा, E1, तो E1 में क्या देखते हो? कार्बोकैटायन, यही देखते हो ना? लेकिन ध्यान रखना, E1 में भी कार्बोकैटायन पहली प्रायोरिटी नहीं होती है, मैंने लिखा था ना भी, E1 और E2 दोनों में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखते हैं, याद है ना? मतलब आपको क्या करना है, E1 और E2
दोनों कंडीशन में। अच्छा इसका आंसर लिख लो जरा, इन दोनों में क्या आंसर है, इसका E1 का ज्यादा है, ठीक है ना। अब मैं एक बात लिखा देता हूं, ये दोनों बातें आपको लिखनी है। क्या E1 E2 में दोनों में क्या देखोगे, पहली कंडीशन में क्या देखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखोगे पहली कंडीशन में, दोनों में, E1 में भी और E2 में भी। इसमें भी यही देखोगे, इसमें भी यही देखोगे, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में क्या देखोगे, E1 में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हो गया, ऐसे लिखो जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। इससे क्या होगा, ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है सारे के सारे बच्चों को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, E1 है और E2 है। सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले E1 के लिए पूछा जाए तो देखोगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, पहले स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखो। इसमें क्या देखोगे, इसमें भी देखोगे आप स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, यहां पर भी सेम सिचुएशन देखोगे, बिल्कुल सही। नंबर 1 पहले पॉइंट पर ये भी देखोगे, पहले पॉइंट पर ये देखोगे। जब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से काम ना बने तब देखोगे कार्बोकैटायन। जो लोग पहले कार्बोकैटायन देखते हैं ना वो गलत कर देते हैं। और यहां पर नंबर 2 अभी क्या बताया था, डीप्रोटीनेशन, अभी बताया था ना, हाइड्रोजन निकलने की कंडीशन। ये अगर तुमको दोनों चीजें तैयार हो गई है तो E1 E2 का कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। जैसे इन दोनों क्वेश्चन में E2 क्लियर हो गया है, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज है। मैं आपसे पूछ लूं E1 बताओ किसका फास्ट है, तो E1 में क्या करोगे, Cl निकालोगे, प्लस चार्ज लगाओगे, Cl निकालोगे, प्लस चार्ज लगाओगे, तब आपके हिसाब से प्लस चार्ज की देखो, हाइपर कंजुगेशन 4 और यहां भी हाइपर कंजुगेशन। बाई चांस की बात है, इस क्वेश्चन में वेरिएशन नहीं हुआ तो प्लस चार्ज, यहां भी हाइपर कंजुगेशन 4। लेकिन अब देखा जाए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, पहले स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखोगे तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से पहले क्लियर हो गया हमको कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, तो हमको पहले ही वाले पॉइंट से क्लियर हो गया है। लेकिन अगर इससे क्लियर ना हो पाए तो फिर हमको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी होगी, और यहां पर भी सेम सिचुएशन ऐसी करनी होगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए, मैं इनको रब कर रहा हूं। आर पार्ट में वेरिएशन करने पर डबल बॉन्ड बनता है। जरा देखो एक और क्वेश्चन देखो, अगर मान लिया एक क्वेश्चन यहां पर लगाया Cl, ठीक है ना, यहां लगाया नाइट्रोजन, अगला क्वेश्चन हमने यहां पर लगाया Cl और यहां लगाया ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स दोनों की अगर अल्कोहलिक केवज से रिएक्शन करवा दी जाए, अल्कोहलिक केवज से इसकी और अल्कोहलिक केवज से इसकी रिएक्शन, तो क्या होगा, E2 रिएक्शन है, Cl निकलेगा, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, Cl निकलेगा, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, दोनों में डबल बॉन्ड आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट देखिए ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, और यहां पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, देखिए ये भी डबल बॉन्ड आ गया, ये भी डबल बॉन्ड आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि E2 रिएक्शन तो है, बताओ किसमें फास्ट है, इसमें फास्ट है कि इसमें फास्ट है, चलो जल्दी से बताओ कि किसमें फास्ट होगी। बहुत सारे बच्चे बताना चाह रहे हैं कि बी में होगी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कहना है कि इसमें E2 रिएक्शन फास्ट होगी। भाई ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये ए है और ये बी है, ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है। हाँ भाई इन दोनों में स्टेबिलिटी देख लो, मैंने क्या कहा, E1 और E2 दोनों की कंडीशन में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का मतलब ये है कि ये भी रेजोनेंस हो रहा है, ये भी रेजोनेंस हो रहा है, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन कौन अच्छा रेजोनेंस शो कर रहा है, ए, इट इज मोस्ट स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है, इसका रेट E2 का ज्यादा फास्ट होगा एज कंपेयर टू इसके, E2 इसमें फास्ट है। अच्छा एक बात समझ लीजिए, जिसका E2 ज्यादा होता है उसका E1 कम होता है, या जिसका E2 कम होता है उसका E1 ज्यादा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि SN1 ज्यादा था SN2 कम, इट डिपेंड्स की सिचुएशन। वही मैंने कहा कि सारी रिएक्शन एक साथ तैयार होनी चाहिए, आएगा तो सब एक साथ आएगा, नहीं तो सब नहीं आएगा, सब खिचड़ी पकेगी। इसलिए बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके चीजों को समझना है। अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस, E2 रिएक्शन फेवर करता है, सीधे डबल बॉन्ड बनाना है, Cl और H एक साथ निकलेगा, Cl यहां से निकलेगा, H यहां से निकलेगा। अब आप सोच रहे होंगे H यहां से क्यों नहीं निकाला, यहां से इसलिए निकाला क्योंकि डबल बॉन्ड रेजोनेंस के साथ है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म हुआ है। हाइड्रोजन यहां से इसलिए निकाला क्योंकि डबल बॉन्ड रेजोनेंस के साथ फॉर्म हुआ है, इसलिए नीचे से ही हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है ना, यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अब आप देखो ये लोन पेयर इसको रेजोनेंस के लिए नाइट्रोजन देगा, ये लोन पेयर रेजोनेंस के लिए इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन अब नाइट्रोजन ज्यादा देगा कि ऑक्सीजन ज्यादा देगा,
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन बड़ा कंजूस है? हमने आपसे कहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन बहुत बड़ा कंजूस, मतलब नाइट्रोजन खुद कंजूस है, हम कब मना कर रहे हैं? नाइट्रोजन कंजूस और ऑक्सीजन चिंगूस है। चिंगूस समझते हो? चिंगूस का मतलब होता है जब 100 कंजूस मरते हैं तब एक चिंगूस का जन्म होता है, ठीक है ना? तो ये वाला तो बहुत बड़ा चिंगूस है, हमने बता रखा है अपने बच्चों को चिंगूस क्या होता है। तो यहां पर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल नहीं देना चाहेगा, ये भी नहीं देना चाहेगा, लेकिन थोड़ा मारोगे पीटोगे तो ये दे देगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है ना? तो ये थोड़ा बहुत देगा तो इसका रेजोनेंस थोड़ा बहुत होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन एज कंपेयर टू इससे थोड़ा ज्यादा होगा और ये दे देगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, हेंस ई इसकी ज्यादा होगी। E2 भी इसका ज्यादा होगा, इवन भी इसका ज्यादा होगा। इवन क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। हाँ भाई, क्लियर हो रहा है? तो ये है हमारे पास डबल बॉन्ड बनाने का तरीका, डबल बॉन्ड बनाने का तरीका, ठीक है ना? अच्छा, अब एक छोटी सी बात और, अगर मान लिया हमारे पास आर पार्ट सेम हो जाए, आर पार्ट सेम हो जाए 3 डिग्री या 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, और हेलाइड पार्ट में वेरिएशन हो जाए, तो हेलाइड पार्ट में वेरिएशन का मतलब क्या है? बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप फेवर्स E2 रिएक्शन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बेटर लिविंग ग्रुप फेवर्स E2 रिएक्शन। जितनी जल्दी आई निकलेगा भाई, ऑफ कोर्स उतनी जल्दी एच भी निकलेगा, तो डबल बॉन्ड उतनी जल्दी बनने वाला है। तो बेटर लिविंग ग्रुप्स फेवर्स, तो हेलोजेंस में फ्लोरीन सबसे पुअर लिविंग होता है, लिविंग टेंडेंसी बढ़ती जाएगी तो एलिमिनेशन बढ़ता जाएगा। और यहां पर हमारे पास E2 में भी सेम है, E1 में भी सेम है, SN1 में भी सेम है, SN2 में भी सेम है, सब कुछ सेम होता है। तो ये तो बिल्कुल आपको बिल्कुल आंख बंद करके इसको दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अच्छा, अब एक बात और, जरा इसका स्टीरियो एस्पेक्ट देखो, देखो स्टीरियो एस्पेक्ट क्या है? स्टीरियो एस्पेक्ट केवल इतना है कि इसमें भले ही आप ना समझ पाए हो, स्टीरियो एस्पेक्ट का मतलब केवल इतना होता है कि अगर मान लिया Cl ऐसे लगा है, मान लिया यहां, ठीक है ना? तो यहां पर जो हाइड्रोजन लगा होगा ऐसा, ये वाला, और यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है, ऐसा, ठीक है ना? बात समझ पा रहे हो? अब मुझसे कहा गया कि अल्कोहलिक केवस से रिएक्शन करवा दीजिए, तो अल्कोहलिक केवस से हमने आपसे कहा है कि एंटी पेरीफॉर्म बनता है। एंटी पेरीफॉर्म का मतलब है Cl तो ऑफ कोर्स यहीं से निकलेगा, Cl यहां से निकलेगा तो उसके बीटा एलिमिनेशन पे हाइड्रोजन उसके अपोजिट साइड से निकलेगा। तो यहां पर हाइड्रोजन अगर, अब हालांकि हाइड्रोजन लगा दिया, काम करते हैं यहां पर आप इस जगह पर ऐसे, यहां CH3 लगा दो ऐसे, ठीक है ना? और यहां पर ऐसे CH3 लगा दो ऐसे, ठीक है? तो यहां पर क्या लगेगा? ये H लगेगा, ठीक है ना? अब समझ पा रहे हो ना? यहां क्लियर हो रहा होगा। तो Cl यहां से निकलेगा, तो अगर ये Cl अबव द प्लेन है तो अब इन दोनों में हाइड्रोजन वहीं से निकलेगा जिधर बिलो द प्लेन होगा। इट मींस हाइड्रोजन यहां बिलो द प्लेन है, यहां हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड की जो कंडीशन होगी वो यहां आएगी और बाकी के CH3 यहां लगा रहेगा और CH3 यहां लगा रहेगा। ऊपर का हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ये है एंटी एलिमिनेशन, इसको हम कहते हैं एंटी ग्रुप, इसी को हम कहते हैं एंटी पेरीफॉर्म। यानी ये अगर ऊपर से निकलेगा, ये वाला क्लोरीन अगर ऊपर लगा हुआ है तो 100% इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नीचे लगा होगा तो ही अटैक करेगा। और अगर ये नहीं होता, मान लिया यहां पे, मान लिया ये यहां नहीं होता, CH3 भी यहीं होता, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होती। बात समझ पा रहे हो? इट इज कॉल्ड एंटी एलिमिनेशन, इसको हम एंटी एलिमिनेशन कहते हैं। क्लियर हो रहा है? थोड़ा और वेरिएशन देखो, ये बात तो बड़ी आसान है ना? बड़ी आसान है ये बात। लेकिन अगर मान लिया मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ये लिखा हुआ है, समझना है जरा, ये लिखा हुआ है PH, ये लिखा हुआ है PH, ये लिखा है CH3, यहां भी लिखा है CH3, यहां लिखा है Cl, यहां लिखा है H, और रिएक्शन करवा दी अल्कोहलिक केवच से। देखो अल्कोहलिक केवच, अल्कोहलिक केवच का मतलब क्या होता है? E2, स्ट्रॉन्ग बेस, एंटी एलिमिनेशन। ये रिएक्शन कैसे होगी? नाउ इट इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब यह है कि जब प्रोडक्ट बनेगा स्टीरियो स्पेसिफिक, हमारे पास जरा तीन बातें हैं।
तीन बातें बिल्कुल समझ लो। एक होता है रीजियो सेलेक्टिव, रीजियो सेलेक्टिव, एक होता है हमारे पास स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव, और एक हमारे पास होता है स्टीरियो स्पेसिफिक। ये तीन बातें हैं। इन तीनों बातों को बहुत अच्छे से समझिएगा, कौन कौन सी चीजें कहां कहां पर यूज होती हैं ड्यूरिंग रिएक्शन। ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होती हैं? रीजियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक। ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है। एंटी एलिमिनेशन रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं हम समझेंगे। रीजियो सेलेक्टिव समझते हो? रीजियो सेलेक्टिव और स्टीरियो सेलेक्टिव ये प्रोडक्ट डिपेंडेंट होते हैं, यानी प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हमें चेक करना होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया हमने एक रिएक्शन करवाई, ऐसा जरा देखिएगा, समझना है अच्छे से, ऐसा यहां लगा दिया हमने OH, ऐसा, ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन करवा दी हमने H+ से। डिहाइड्रेशन है, इससे पहले हमने इवन रिएक्शन की हुई है, तो OH यहां से निकलेगा, देखो समझना है। OH यहां, तो यहां प्लस चार्ज आएगा, है ना। अब प्लस चार्ज आने पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन कहां से बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहां लग जाएगा, और एक डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, एक डबल बॉन्ड ऐसे बन सकता है, ऐसा। देखो दिखाई दे रहा है भाई, तुम लोगों को दिखाई देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो अब यहां से ये वाली रिएक्शन में ये दो प्रोडक्ट बन गए ना, ये वाले दो प्रोडक्ट। इन दोनों प्रोडक्ट का आपस में रिलेशन जानते हो क्या है? इन दोनों प्रोडक्ट का आपस में रिलेशन क्या है? ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ना दोनों। भाई पोजीशन हो सकते हैं, चेन हो सकते हैं, व्हाटएवर जो भी है, चेन हो सकते हैं, पोजीशन हो सकते हैं, मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे ना। तो कोई ऐसा रिएक्टेंट जिससे रिएक्शन होने पर दो प्रोडक्ट बने, और अगर वो दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये वाली जो रिएक्शन है ये रीजियो सेलेक्टिव है। इट इज कॉल्ड रीजियो सेलेक्टिव। मीन्स when reagent reacts with substrate and form two or more compounds and all compounds are structural isomers, then reaction is said to be regioselective। तो उसको हम regioselective कहते हैं। इतने बड़े हो, इतने समझदार हो, अपने मन से लिख सकते हो। अब बच्चों की तरह इमला नहीं लिखना है तुम लोगों को, प्रॉपर तरीके से तुम लिख सकते हो। लिखो कि when substrate, any substrate reacts with reagent reacts with substrate converts into two or more products if products are structural isomers with each other। अगर वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं तो हम कहते हैं कि वो रीजियो सेलेक्टिव है। अच्छा एक बात और इसी में, अगर ये दोनों स्ट्रक्चरल नहीं होते, दोनों स्टीरियो हो जाते, कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन अगर ऐसे कर दी जाती, यहां OH कर दिया जाता, अब प्रोडक्ट ऐसे बन जाता, तो ये एक सिस भी बन सकता है और एक ट्रांस भी बन सकता है। अगर वो स्टीरियो आइसोमर्स होते दोनों प्रोडक्ट, एक सिस एक ट्रांस, तो ऐसा स्टीरियो सेलेक्टिव होता है। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब प्रोडक्ट्स आपस में स्टीरियोमर्स रखते हो, ठीक है ना, वो स्टीरियो सेलेक्टिव होते हैं। तो उसी के नीचे इफ प्रोडक्ट्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विद ईच अदर देन रीजियो सेलेक्टिव, इफ प्रोडक्ट्स आर स्टीरियोमर्स देन स्टीरियो सेलेक्टिव। और स्टीरियो स्पेसिफिक इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट्स। स्टीरियो स्पेसिफिक यहां समझेंगे हम कि स्टीरियो स्पेसिफिक ये रिएक्टेंट डिपेंडेंट होते हैं, रिएक्टेंट डिपेंडेंट होते हैं। जल्दी से नोट करिए कि वाइल स्टीरियो स्पेसिफिक्स आर रिएक्टेंट बेस। रिएक्टेंट कैसा है इस बात पर स्टीरियो स्पेसिफिक डिपेंड होगा, और स्टीरियो स्पेसिफिक यहां समझेंगे हम कि कैसे काम करता है। जरा देखो एक बात अच्छे से समझ लो, ये रिएक्शन आई थिंक आप लोगों ने पहले भी कर रखी होगी। इसकी एक तो मैं पहले डायरेक्ट तुमको टेक्निक बता देता हूं, डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं। और डायरेक्ट ट्रिक के लिए एक काम और करिए, ये एंटी एलिमिनेशन है ना, इस पर एक बहुत अच्छा हमने वीडियो बनाया है, सिन और एंटी एलिमिनेशन और एडिशन। सिन मतलब सिन, एंटी एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन का एक प्रॉपर वहां पर हमने ट्रिक भी बताई है, और प्रॉपर हमने वहां पर एक उसका कंसेप्ट भी बताया है। आप वो जाके अगर पढ़ सकते हो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने वहां लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो यहां पर एंटी एलिमिनेशन में आपको मैं डायरेक्ट टेक्निक बता देता हूं कि देखो, ये डायरेक्ट बताता हूं मैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कैसे बना। क्या करना होगा, एक सी और एक सी, ये वाला सी यहां है और ये वाला सी, ये ऊपर पीएच लगा दो, नीचे पीएच लगा दो, सबसे टेक्निक। अब ये देखो एंटी एलिमिनेशन है, तो एंटी का मतलब इसका जो भी हो उसका एंटी कर दो। मतलब ये देखो CH3 सेम साइड है ना, सिस है ना, तो इसको ट्रांस कर दो, सिंपल कर दो ट्रांस, और जो बचा HCl लगा दो, HCl, ये Cl और ये H, ठीक है ना। देखो क्या किया हमने,
हमने क्या किया कि एंटी एलिमिनेशन है ना, तो एंटी एलिमिनेशन का मतलब है जो ये सिस फॉर्म में है, CH3 सेम साइड है, तो इसको अपोजिट कर दो, CH3 और बाकी H और Cl लगा, H लगा तो Cl लगा दो, और क्या करना है, H यहां से हटाओ, Cl यहां से हटाओ, और दोनों के बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। सबसे अच्छी ट्रिक है ये। अब ये क्या है, CH3 PH क्या है, ट्रांस, है ना। मतलब ये एक ऐसा स्टीरियो स्पेसिफिक है जिससे वो केवल ट्रांस ही बन सकता है, सिस नहीं बन सकता। एक ऐसा रिएक्टेंट जिससे पर्टिकुलर एक फॉर्मेट ही बन जाए, उसको स्टीरियो स्पेसिफिक कहते हैं। मतलब यहां पर सिस नहीं बन सकता, ये ट्रांस ही बनेगा, मतलब ट्रांस ही बनेगा, सिस कहीं से पॉसिबल ही नहीं है इसमें। समझ पा रहे हो, एंटी एलिमिनेशन होने की वजह से इसका सिस का ट्रांस किया है हमने। ये एक सिंपल ट्रिक है, हम नेक्स्ट टर्न पर बात करेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। और भी आप क्या कर सकते हो, आप सिन और एंटी एडिशन एलिमिनेशन का एक वीडियो यहां देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। हम आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं, तो हम कल इसका प्रॉपर तरीका आपको समझाएंगे और कैसे ये काम करता है, और कुछ और भी टेक्निक्स आगे के साथ, ठीक है ना। E1 E2 रिएक्शंस का रिवीजन लगातार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।